हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस्ट्रोलॉजी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, पूर्वालोकन के तहत आपको बीपीएससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्रोवाइड कराए गए उन्हीं सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कराया जा रहा है। तो पार्ट 2 एंशिएंट हिस्ट्री का ये है। पार्ट 1 आप लोगों को दिए गए हैं, अगर नहीं तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है 57 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो ये किस में उपलब्ध है? तो अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था और किसके द्वारा कराया गया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त के द्वारा करवाया गया था। इस चीज़ भी ध्यान में आप रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ पे चीनी यात्री हेनसेंग आए थे हर्षवर्धन के काल में। 600 एग्जैक्ट डेट बात करें तो 629 होता है ईस्वी में। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? राजस्व एकत्रित करने के लिए सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नीचे क्या दिया है? एक कारण दिया है, एक कथन दिया है। तो कथन में है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। फिर कारण है कि महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो देखिए, 12वीं शताब्दी में नालंदा महाविहार भी बंद मतलब कि पतन हो गया था, ये सही है। और महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना भी बंद हो गया था, ये भी बात सही है। तो ये यार दोनों सही है। लेकिन अगर बात करें व्याख्या का, तो व्याख्या ये नहीं था। पतन होने का कारण राजस्व का भी मैटर था, लेकिन उसको विध्वंस कर दिया गया था। लेकिन व्याख्या नहीं करता है तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगर बात करें तो देखिए, नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एक विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार के राजगीर, वर्तमान में राजगीर के निकट स्थित 5वीं सदी तम्मत गुप्तों के समय नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। कब? तो जब विक्रमशिला के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा तब। नेक्स्ट है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो 6ठी शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट है कि मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी कौन सी थी? तो देखिए, पाटलिपुत्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, ए और सी की बात किया जाए। जैसे पहली अगर बात करें तो राजगिरी और गिरिब्रज थी, उदयन ने पाटलिपुत्र किया था। तो ये थोड़ा सा विवादास्पद है। तो देखिए इसके बारे में क्या है कि ए और सी दोनों सही है। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज थी, बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी। गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध साम्राज्य के शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। तो ये आपको क्लियर नहीं है, लेकिन अगर ध्यान में रखिए, अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो आपको एक तो टिक करना पड़ेगा। तो अगर इसमें पूछा है कि मगध की राजधानी कौन सी थी, तो गिरिब्रज, राजगिरी या पाटलिपुत्र को एक टिक करके आएंगे। फिर है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन हुआ? तो सही बात है कि नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। तो वो कौन सा है? तो वो है विशाखा दत्त। विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर के समय कौन राजा था? तो धनानंद था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है। तो ये मुख्यतः बना हुआ है लकड़ी का। ऑप्शन सी। अष्टप्रधान का गठन किसने किया? तो अष्टप्रधान का गठन जो किया गया है वो किया गया है शिवाजी के द्वारा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? तो दक्कन की विजय की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त का ही नाम आता है। नेक्स्ट है कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था।
तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। देखिए यहाँ क्या है कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है। मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहाँ सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक ने यूनानी गवर्नर तुस्मान ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका नहीं सम्मिलित था, ऐसे और तीनों था, अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित थी? तो अशोक के काल में कहाँ पे हुई? तो पाटलिपुत्र में हुई थी, तो ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट है कि अशोक के शिलालेखों इंस्क्रिप्शन में प्रयुक्त भाषा है, तो आपका है प्राकृतिक। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाएगी हो जाएगी आपकी खरोष्ठी, और बाएं से दाएं जो लिखी जाएगी वो ब्राह्मी। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ई। अगर बात करें कि धम्म में उसका क्या था, तो धम्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक ने अपने दूसरे और सातवें श्लोक के माध्यम से संदेश देता है कि आप सिन्वे बहुकाय दया दानम, सच्चे सोचते मदय साधवे, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, परिवर्तन रहना, स्वभाव में मधुरता, साधुता बनाए रखना है। और एक उनको कब याद आया था? जब पूरा तहस नहस अपना कर लिए थे तब। नेक्स्ट है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को केवल सम्राट बताया है मगध का। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाते? तो प्रियदर्शनी, देवों के प्रिय बोले जाते थे। ऑप्शन बी आपका सही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है वो राजनीतिक नीतियों पर जोर दिया गया है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो शासन के सिद्धांत बोला जाए या विदेश नीति, धन संचय। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ई हो जाएगा। ई होने का कारण है कि उसमें पार्टिकुलर एक ही विषय पे बात नहीं किया गया था। राजनीति पे भी बात किया गया था, धर्म पे भी बात किया गया था, प्रशासन पे भी बात किया गया था, कृषि पे भी बात किया गया था, इसीलिए। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो मेगास्थनीज भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ऑप्शन डी आपका सही है। वो 7 श्रेणियाँ कौन कौन सी? तो दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। नेक्स्ट है कि मौर्य समाज 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ऑप्शन डी आपका सही है। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखा? तो पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी का राइटर ही मालूम नहीं है। ऑप्शन ई आपका सही हो जाएगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वो कौन सा है? तो वो है आपका इंडिका। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो सर्वप्रथम उदयन बनाए थे पाटलिपुत्र को। तो लेकिन यहाँ पे तो आपको है ही नहीं पाटलिपुत्र किस शासक सर्वप्रथम राजधानी बनाई। और आपको अगर टिक करना है तो उसके बाद कौन आ जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य आ जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं का प्रचलन किया? तो व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं का जो प्रचलन किया गया था वो किया गया था किसके द्वारा? तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या? वीमा कदफिसेस। ऑप्शन सी। बात जानते हैं कि क्या है? तो कुषाण शासक द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं प्रचलन प्रारंभ की। अगर उसके बाद बात करें तो गुप्त आते हैं सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं देने, मतलब कि उनका जो क्वालिटी था वो बहुत ही बेटर था।
नेक्स्ट है कि कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो कला की गंधार शैली जो फली थी वो कुषाण काल में और खास करके कनिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। तो शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पर राज किया। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। तो राजा खारवेल हाथी गुफा अभिलेख से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो गुप्त काल की प्रमुख विशेषता थी। अगर बात करें, क्योंकि बोला जाता है कि गुप्त काल के नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में था, उनमें से अधिकांश गुप्त युग में या तो त्याग दिए गए या आवासन से पर्याप्त विघटन हो गया, यानी कि बाढ़ वोढ़ से क्या हो गया था, डूब गया। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल के उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। तो उत्तर भारतीयों के व्यापार के लिए ताम्रलिप्त बंदरगाह जो उड़ीसा में है उसका इस्तेमाल किया जाता था। किस शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। तो वो दिया गया था गुप्त के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व दर क्या थी। तो गुप्त काल की बात करें तो भूमि राजस्व दर था वो उपज का छठा भाग था, 1/6। ऑप्शन बी आपका सही है। भागवत संपदा के विकास में किसकी देन अत्यधिक है। तो भागवत में भी अगर बात करें तो गुप्त संप्रदाय का ही अधिक योगदान है। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता था। तो आर्यभट्ट के द्वारा जिक्र किया गया था, ऑप्शन ए आपका सही है कि पृथ्वी अपने धुरी घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य और सूर्यास्त होता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के अपने क्षेत्र के कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए गुप्त काल में पूछा गया, ऐसे सुश्रुत तो आपके हो जाएंगे, लेकिन गुप्त काल में पूछा गया है। तो गुप्त काल में थे, ऑप्शन ई आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दिख रहा है क्या कारण, देखिए यहाँ पे सुश्रुत को शैलकृति का जनक कहा जाता है। 81 के रहने वाले थे, इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार, साहित्यकार, और सोमिला गुप्त कालीन नाटककार है। इसीलिए मतलब कि सुश्रुत इसके काल से नहीं थे, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, सुश्रुत नहीं हुआ है आपका। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय में, अभी आपको बताया भी है 629 के करीब में। हेनस्वांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो था मथुरा। कवि वाण निवासी था। तो कवि वाण निवासी कहाँ का था, तो पाटलिपुत्र का। ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग कब। तो वो किया था 671 और 72 ईस्वी में। तो इसमें 671 72 कोई है नहीं, तो ग्रुप में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासन काल में भारत। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे, कुमारगुप्त, ऑप्शन बी। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था कहाँ से। तो जावा और सुमात्रा से, ऑप्शन डी। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। तो वो था बालपुत्र देव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण। तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुस्लिम शासकों के द्वारा किया गया था, बख्तियार खिलजी के द्वारा कर दिया गया था।
खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो खजुराहो चंदेल शासकों के द्वारा, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ए। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक थे। तो धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थापना किए थे। अभी कहाँ था? तो बिहार के भागलपुर। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो संगम साहित्य में नहीं हुआ है तो कदम्ब का, चेर, पांडे और चोल का जिक्र हुआ है संगम साहित्य में। संगम युग में उरैर किसके लिए विख्यात था? तो संगम युग में बात करेंगे उरैर किसके लिए विख्यात था? तो आपका करेक्ट आंसर बी ही हो जाएगा, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए उरैर। फिर नेक्स्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस के लेखक? तो विशाखा दत्त। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा? तो चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी। इनको ध्यान में रखिए किसको? तो चौहान वंश तृतीय में राज पिथौरा जिनको बोला जाता है, दरबार में उनके कवि थे। स्वप्नवासवाद्यता, तो ये किसके द्वारा? भास। कुमार संगमो मेघदूतम रघुवंशम, ये सारा किसका है? कालिदास। नेक्स्ट है कि उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पर मौन है। तो वो है आपका मिलिंदोपनो, ऑप्शन बी। क्यों कारण है? पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंदोपनो में नागसेन एवं हिंदी एवं शासक मेंडार के बीच वार्तालाप का वर्णन है, इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। हर्षचरित नामक पुस्तक? तो बाण भट्ट। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल ग्रामीण पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। और यहाँ पे एक चीज और नहीं दिया है, चोल के लिए और नौसैनिकों के लिए भी अपना फेमस था, यहाँ तक कि पूरा श्रीलंका चोलों ने जीत लिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण का द्वार को क्या कहलाते? तो गोपुरम कहलाता था, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो देखिए एंशियंट हिस्ट्री का सारा क्वेश्चन जितने भी बीपीएससी में पूछे गए हैं तो वो सारे आपके कंप्लीट होते। तो अगला किस सेक्टर का आपको क्वेश्चन चाहिए, अगर ऐसा है तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो फिर अपने हिसाब से हम आपको देंगे। ये 38वीं से 65वीं तक का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक बाय बाय।